नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था और उसमें डिटेल्स देखा किस तरह सिंधु उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास उन सब पे डिस्कशन किया। उनके बीच में जो द्वाब है उन पे डिस्कशन किया गया। सिंधु जल समझौते पे डिस्कशन किया गया। तो अब जो हमारा अगला तंत्र है उसका नाम रहेगा भाई देखिए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समझें तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र में सबसे पहले देखिए कुछ हम देख रहे हैं। ये तिब्बत का क्षेत्र है, आपको पता है। ये नेपाल है, भूटान है, सिक्किम में तिब्बत का क्षेत्र है। इस तिब्बत के क्षेत्र में एक झील है, उसका नाम है मानसरोवर झील। देखिए इस झील का नाम है मानसरोवर झील। और इस झील के पास में ही देखिएगा, इस झील के पास में ही एक ग्लेशियर है। इस झील के पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। अभी आप लोगों ने सिंधु पढ़ा था तब इसका नाम पढ़ा था। यद्यपि पहले जो है, और यहीं से भी देखिएगा कि नदी निकलेगी, यहीं से एक नदी निकल रही है, ये बह रही है देखिए। और ये नदी बहते हुए ये आती है और फिर ये नदी ऐसे आएगी और फिर ये नदी ऐसे बहती हुई मेघालय के पास गोलपाड़ा से चली जाती है अंदर। समझिए बात को, पहले इतना समझिए। ये तो ये जो नदी है, मैंने कहा इस नदी का नाम भी हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र मैंने जो कह दिया बहुत सिंपल बता दिया, अभी पूरा हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है आंगसी ग्लेशियर। इसके बगल में ही आप लिख लीजिएगा, आंगसी जहाँ ग्लेशियर लिखे हैं समझ, इसके बगल में लिख लीजिएगा चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। तो जो पुरानी किताबें हैं चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। तो शुरुआत में ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमयुंगडुंग ग्लेशियर माना जाता था। 1930 में जो भूगोल शास्त्री स्वामी आपका जो डॉक्टर प्रणवानंद थे, उनके द्वारा ही इसका उद्गम स्थल चेमयुंगडुंग बताया गया था। तो आप देखेंगे जो पुरानी किताबें होंगी, जो कई जगह पर अभी आपका ये चेमयुंगडुंग लिखा मिल जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है उस ग्लेशियर को पहले माना जाता था कि इसका स्थान ये नहीं, जबकि ये था, यानी कि ये वाला ग्लेशियर था। अब उसके बगल में आंगसी ग्लेशियर को इसका उद्गम स्थल माना जाता है। अब 2011 के बाद से इसका उद्गम स्थल चेंज हो चुका है और उसका नाम अब माना जाता है आंगसी ग्लेशियर। तो अब अगर विकल्प में आंगसी ग्लेशियर हो तो अब आपका आंसर चेमयुंगडुंग ना होकर आंगसी ग्लेशियर हो जाएगा। वहाँ पर तिब्बत के एक बुराड काउंटी है, उसके उत्तर में ये आपका जो है आंगसी ग्लेशियर है, वहीं से नदी निकलती है। तो पहले बड़ा सिंपल बात कि जो नदी का उद्गम स्थल हम लोग जान लें। फिर नदी देखिए जब बह रही है, ये पूरा तिब्बत का क्षेत्र है। ये जो पहले पैरेलल आप देखेंगे तो ऐसे ग्रेट हिमालय, तो हिमालय के पैरेलल लगभग बहती है और लगभग 1100 किलोमीटर ऐसे ये हिमालय गया है, उसके पैरेलल ये नदी बह रही है। तो तिब्बत में हिमालय के लगभग पैरेलल 1100 किलोमीटर और लगभग समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर ये नदी आपको बहती हुई दिख रही है। देख लीजिएगा ये वाला मैंने कहा ना ITSZ, यही है देखिए आपका जो इंडस सांगपो सचर जोन था उसी जोन में नदी बह रही है। हाँ, तो वो चीजें हो जाएगा। अब जरा समझिए बात को। इस नदी को, जो नदी बह रही है, देखिए इस नदी का नाम, इसको यहाँ पर उपनाम 2 नामों से जानी जाती है नदी। पहले समझिए इसको है। ये नदी जब बह रही है तो इसको कहते हैं सांगपो, सांगपो। और एक इसका नाम है यारलंग
झांगबो जियांग। तो इसके दो नाम हैं, ये चीनी भाषा में है और ये तिब्बती भाषा में है। तो इस नदी को स्थानीय लैंग्वेज में, यानी कि स्थानीय जगह पर इसको चीनी भाषा में यारलंग झांगबो जियांग, अभी ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं आ रहा है, यारलंग झांगबो जियांग, यानी कि ये जो नदी ये बह रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नदी जो देखिएगा इसका उपनाम है सांगपो या यारलंग झांगबो जियांग। ये चीनी भाषा में, तिब्बती भाषा में है। और सांगपो देखिएगा इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पवित्र जल। तो सांगपो का अर्थ होता है पवित्र जल। जिस तरह गंगा हमारे यहाँ सबसे पवित्र नदी है, तो वैसे तिब्बत के क्षेत्र में बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। कौन भाई? आपका सांगपो। और चूंकि पवित्र जल है तो इसलिए इस नदी को कहते हैं, इसका मतलब होता है शुद्ध करने वाला भी, शुद्ध करने वाला या शोधक। तो आज के बाद कोई पूछे आपसे कि सांगपो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पवित्र जल या उस जल से जो शुद्ध, जिसमें शुद्ध हो जाता है वो सांगपो, या आपका शोधक। तो ये हम लोग जान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नदी देखिए ऐसे यहाँ तक बही, इसका नाम, जो इसका प्रवाह क्षेत्र है लगभग 1100 किलोमीटर, तो इसको हम लोग कहते हैं सांगपो या यारलंग झांगबो जियांग। उसके बाद ये नदी देखिए ये नीचे की तरफ आती है, ये दक्षिण तिब्बत की तरफ ये वाला एरिया में, और यहाँ पर देखिए इसका नाम है सियांग, यानी भारत पहुँचने के पहले सियांग। जो दक्षिणी तिब्बत है, भाई तिब्बत का उत्तरी हिस्सा हो गया, दक्षिणी हो जाएगा। तो दक्षिणी तिब्बत में इस नदी को कहते हैं सियांग। तो आप समझिए बात का मतलब, भी भारत में हम लोग ब्रह्मपुत्र पे नहीं आए, ऊपर लिखे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे रिपीट करें, फिर से देखें, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत क्षेत्र में मानसरोवर झील के निकट आंसी ग्लेशियर से निकलती है। इसके पूर्व में इसका उद्गम स्थल चेमयुंगडुंग ग्लेशियर माना जाता है। यह नदी लगभग तिब्बत के क्षेत्र में हिमालय पर्वत के समानांतर 1100 किलोमीटर, और लगभग देखिएगा यहाँ पर इसकी लंबाई, ये जो वाला यहाँ की जो लंबाई वैसे तो 2900 किलोमीटर है, यहाँ 1100 है, और लगभग 4000 मीटर सोचिए ऊंचाई, समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर पर यहाँ पे जब नावें चलती हैं तो उसका अपने आप में देखने का दृश्य ही कुछ अलग है। आप सोचिए, आप 4000 मीटर ऊंचाई पर अगर नाव चल रही हो तो आप सोचिए कि देखने में कैसा लगेगा वो। तो लगभग 1100 किलोमीटर हिमालय के समानांतर, जो लगभग 4000 ऊंचाई पर, जहाँ पे जो नौका गम्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पे बहने वाली नदी को, इस नदी को उस क्षेत्र में सांगपो या यारलंग जियांग कहते हैं। और भारत में प्रवेश करने के पहले इसको दक्षिणी तिब्बत में सियांग कहते हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं। भारत में जिस दर्रे से प्रवेश कर रही है, आपको के दर्रे में पढ़ाया गया है, इसका नाम है यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा। तो भारत में ये यांग याप दर्रे से देखिए प्रवेश कर रही है। पहले तो हम केवल इस नदी पे देखेंगे, फिर सहायक बाद में आ जाएंगे। तो ये यांग याप दर्रे से भारत में प्रवेश कर रही है, देखिएगा फिर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, ये अरुणाचल, उसके बाद फिर ये मेघालय, ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। आप सोचिए, ये देखिए, तो जैसे ही नदी यांग याप दर्रे से प्रवेश करेगी, आप खुद समझ सकते हैं किस राज्य में आएगी। भारत में आ रही है, अरुणाचल प्रदेश में। और किस दर्रे में आ रही है भाई? यांग याप दर्रा। और इसी बगल में रहता था नामचा बरवा, 7756 मीटर चोटी है, जो कि हिमालय का पूर्वी हिस्सा कहलाती है। उसके बाद हिमालय एक जो है अक्ष संघीय मोड़ के रूप में ऐसे मुड़ा हुआ है, इसलिए देखिए उसी गैप से ये नदी अंदर आ रही है, यांग याप दर्रे से ये नदी अंदर आ रही है। भारत में एक स्टेप और आगे थोड़ा बढ़ रहे हैं। भारत में जब नदी देखिए आई, ये देखिए भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश। तो भारत में ये नदी पहली बात कहाँ से प्रवेश करती है? आपने कहा यांग याप दर्रा, या कभी ब्रैकेट में लिख रहे नामचा बरवा के निकट, तो वो भी मान लीजिएगा नामचा बरवा, ये वहाँ की चोटी है अरुणाचल प्रदेश में, हिमालय की, ग्रेट हिमालय की। इसके निकट भी लिखा रहे तो कभी किताबों में तो कोई परेशान नहीं होना है।
ये देखिएगा, भारत में प्रवेश की। और जब भारत में आएगी, देखिए भारत के पहले इसको सियांग कहता है, और भारत में जब आती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। तो भारत में आज के बाद किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग नाम से प्रवेश। अभी भी ब्रह्मपुत्र नहीं आया, समझिए। भारत में जो नदी है ये दिहांग नाम से प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में ये जो दिहांग ही नाम से जानी जाती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और दोनों के बॉर्डर में ये एक जगह है, देखिएगा, ये इसका नाम है पासी घाट, पासी घाट। और इसके बगल में जगह सादिया, ये देखिएगा। यहीं से ये देखो, ये नदी जैसे ये आपका इसमें दो नदियां भी और आएंगी, देखो इसकी सहायक नदियां ऐसे आएंगी। एक नदी का नाम रहेगा दिबांग और एक का नाम रहेगा लोहित। तो दिबांग और लोहित जब इस नदी में मिल जाती है, देखिएगा दिबांग और लोहित जब ये दो नदियां इसमें मिल जाएंगी तो मिलने के बाद ये पूरी घाटी कहलाती है असम की घाटी। और मिलने के बाद देखो ये जो नदी आगे जा रही है, ये नदी यहाँ पर, ये पूरा इसको असम घाटी में, ये जो असम घाटी है, देखिए ये असम घाटी है, असम में यहाँ पर इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। अब ये ब्रह्मपुत्र आया, इसका बाद असम घाटी, मतलब असम में दिहांग नदी में दिबांग अभी और लोहित, इसको बड़ा बनाएंगे। दिबांग और लोहित नदी मिलने के बाद पासी घाट या सादिया के निकट दिबांग और लोहित नदी मिलने के बाद इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये असम घाटी में जो बहती हुई चली आ रही है, ये देखिए ये नदी, ये रिवर, ये नदी आपका कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आज के बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाए तो इसको मुख्यतः मात्र असम के क्षेत्र में इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। बाकी देखिए आपने क्या देखा, यहाँ सांगपो कहलाती है या यारलंग झांगबो जियांग कहलाएगी, इस वाले हिस्से में सियांग कहलाएगी। भारत में दिहांग नाम से प्रवेश करेगी, लेकिन ये असम के क्षेत्र में इस नदी को हम लोग कहते हैं क्या भाई? ब्रह्मपुत्र नदी। असम घाटी में नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से बहती है। और अभी असम में इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलेंगी। अब जब आप लोग देखेंगे तो सुबनसरी है, इसमें नदी मिलने वाली है। रंगो यानी कि वो नदी जो है इस पर दाएं तरफ से सुबनसरी है, रंगो नदी है, जिया भरेली नदी है, पगलादिया नदी है, पुथुमारी नदी है, सब नदियाँ जो हम लोग देख रहे हैं। मानस नदी है, तिपकई नदी है, अमो नदी है, कालजनी नदी है, तीस्ता नदी है। ये सब भी नदियाँ क्रम से मिलेंगी, इसको भी हम लोग बड़ा बनाएंगे। अभी तो केवल हम लोग ब्रह्मपुत्र को पढ़ रहे हैं। अभी सहायक नदी इसलिए दोनों, इसलिए इनका मैंने नाम बताया दिबांग और लोहित। अभी इसी लोहित की सहायक नदी का नाम हम लोग देखेंगे, उसका नाम है दियोम। अभी हम लोग चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र इन दोनों के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा, इसलिए मैं दो नाम आपके सामने ले रहा हूँ। ये नाम है लोहित रिवर, और ये नदी का नाम है दिबांग रिवर। देखिएगा दिबांग रिवर। तो दिबांग और लोहित नदी के मिलने के बाद नदी असम की घाटी में जब बहती है तो वहां पर इसको क्या कहा जाता है भाई? अब कहा जाता है इसको ब्रह्मपुत्र। उसके बाद देखिए आप लोगों ने पढ़ा था गारो, खांसी, जयंतिया, तुरा। तो गारो के बगल में देखिए, ये देखिए ये यहाँ पर एक स्थान का नाम है गोलपारा। क्या नाम भाई? गोलपारा। तो ये भाई देखिए गोलपारा नामक स्थान से नदी जो है चली जाती है। कहाँ पर? ये देखिए जा रही है नदी, ये यहाँ, ये बांग्लादेश चली जा रही है, बांग्लादेश। और जैसे नदी बांग्लादेश में गई तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। सुन लीजिए, फिर चेंज हो गया। बांग्लादेश में जैसे गई तो इसका नाम पड़ गया जमुना। अब आप फिर सुनिए, इसको बांग्लादेश में जमुना। तो बांग्लादेश में कहां से जाती है? गोलपारा नामक स्थान है जो कि आपका गारो खासी पहाड़िया के नजदीक है। उसके बगल से ये देखिएगा कहां प्रवेश कर गई? बांग्लादेश में प्रवेश कर गई, और इसका नाम वहां पर क्या हो जाएगा? जमुना नाम होगा। और ये नदी जब आगे बढ़ेगी, देखिएगा तो नदी जो आगे जा रही है, अभी इसी नदी में अभी एक नदी ये आ रही है, इसको कहते हैं गंगा नदी। ये देखिए जो नदी आ रही है गंगा, और गंगा जैसे बांग्लादेश में प्रवेश की, गंगा देखिए जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश की गंगा, ये नदी गंगा। तो इस गंगा को वहाँ पर गंगा ना कह के क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। तो जिस तरह से इसको जमुना कहते हैं, नाम बदल गया ब्रह्मपुत्र को, तो गंगा का भी बांग्लादेश में नाम पद्मा हो जाएगा। और दोनों नदियाँ आपस में देखिए जहाँ पर मिलती हैं,
ये उस स्थान का नाम है ग्वालंदो। देखिए उस स्थान का नाम है ग्वालंदो, उसका नाम है ग्वालंदो। ग्वालंदो नामक स्थान पर मिलना, नामक स्थान पर अगर देखा जाए तो गंगा, इसको आप लोग पद्मा कह रहे हो, प्लस ब्रह्मपुत्रा, ये ग्वालंदो है कहाँ, बांग्लादेश में है, इसको हम लोग जमुना कह रहे हैं। ये दोनों नदियाँ कहाँ मिलती हैं, ग्वालंदो नामक स्थान मिल जाती हैं। और मिलने के बाद देखिए नदियाँ आगे बढ़ रही हैं, ये आगे बढ़ रही है, तो ये नदी हमारी आगे चली गई। अभी इस नदी पे जो आगे गई है, ये देखिएगा मणिपुर है। ये अभी मणिपुर से ये मणिपुर है। अभी यहाँ से एक नदी निकलेगी, ये ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे बहेगी, और फिर ये ऐसे बहेगी, और फिर ये बांग्लादेश आएगी, और फिर वो नदी आके इसमें मिल रही है। ये देखिए, और जहाँ पर मिल रही है उस जगह का नाम है चांदपुर। उसका देखिए नाम है चांदपुर, में आके मिल रही है। और ये नदी मणिपुर से निकल रही है। देखिएगा ये नदी मणिपुर में एक जापो पहाड़ी है, जापो पहाड़ी। देखिए इस पहाड़ी क्षेत्र से नदी निकल रही है, और इस नदी को हम लोग नदी देख रहे हैं, इस नदी को कहते हैं बराक नदी। तो आज के बाद बराक किसकी सहायक नदी हो जाएगी, देखिएगा तो हो रही है भाई ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों की जो सहायक नदियां हैं, वो दोनों की मिलने के बाद धारा में उसकी सहायक नदियां हो जाएगी। अब देखिए इसको यहाँ तक तो बराक कहते हैं, और जैसे बांग्लादेश में प्रवेश करेगी इसका नाम हो जाता है सुरमा, इसका नाम सुरमा। और भैरव घाट के पास एक नदी आके मिलती है खुशियाँ, इसका नाम हो जाता है मेघना। समझिए इसका नाम हो जाएगा मेघना। तो बराक नदी को शुरुआत में तो भारत में बराक नदी, बांग्लादेश में घुसते इसका नाम पड़ जाता है आपका सुरमा नदी, और भैरव घाट के पास खुशियाँ नामक नदियाँ मिलने पर इसका नाम पड़ जाता है मेघना। और मेघना के नाम से ये जाके गंगा ब्रह्मपुत्र की जो शाखा है उसमें चांदपुर में मिलती है, और आगे इसका नाम हो जाएगा, देखिएगा वो पद्मा, जमुना और मेघना का डेल्टा। और ये देखो धीरे धीरे ये जो डेल्टा का बनाएगा भी ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, इसे हम लोग कहेंगे सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा हम लोग इसको कहेंगे। तो आज के बाद अगर हम देखें तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्हें दोनों नदियों के द्वारा जो जल लाया गया है उसके द्वारा जो अवसाद लाए जाएंगे उसी के द्वारा देखिएगा अभी ये सुंदरवन का डेल्टा बनेगा। इसमें मेघना नदी जो मणिपुर से आती है, इसको बराक, सुरमा, मेघना कहते हैं, उसकी वितरिकाएं भी यहाँ पर हैं। और ये सुंदरवन का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, आप लोग सुने होंगे, 9630 किलोमीटर इसका एरिया है। ये सुंदरवन का डेल्टा में पहले सुंदरी नामक यहाँ पर एक मैंग्रोव वन है, जिसकी वजह से इसको जो है हम लोग जो है कह देते हैं सुंदरवन का डेल्टा, इसका नाम पड़ जाता है। यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। ये 1974 के आसपास नेशनल पार्क बनता है, 84 में आसपास ये बनता है, सॉरी 1973 में ये बनता है आपका वो टाइगर रिजर्व, 84 में नेशनल पार्क बनता है, और 87 में ये जो है बाद में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो जाता है। ये तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैंने केवल आपको नॉर्मल बताया। अभी हम लोग किसी सहायक नहीं, उसके लिए भी अलग हम लोग बनाएंगे। पहले अगर आपसे इस पूरे लेक्चर को देखिए, समझिए बात को, जो हमने इसको देखा। अब इस पर हम लोग शुरू करें, इसको देखें, और जो मैं बोल रहा हूँ चीज को यहाँ दिखना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के बगल में आंगसी ग्लेशियर है। पूर्व में इसका जो है आपका उद्गम स्थल 1930 से, ध्यान रखिएगा, 30 से लेके 2011 तक ये आपके हैं स्वामी प्रणवानंद, ये भूगोल शास्त्री थे प्रणवानंद, इन्होंने इस स्थल की खोज की थी। इसको ये माना जाता था, अब वर्तमान में आंगसी ग्लेशियर माना जा रहा है। यह नदी तिब्बत के क्षेत्र में महान हिमालय के समानांतर लगभग 1100 किलोमीटर
4000 की ऊंचाई पर बहती है, प्रवाहित होती है। वहाँ पर ये नदी, ये क्षेत्र पूरा नौकागम क्षेत्र है, बड़ी बड़ी वहाँ पर नावें चलती हैं। उसके बाद ये नदी जो है, वहाँ पर इस नदी को सांगपो या यारलंग झांगबो जियांग कहा जाता है। सांगपो का मतलब होता है पवित्र जल या शुद्ध करने वाली नदी या शोधक, जो भी आप लोग कह लीजिए। उसके बाद यह नदी भारत की तरफ आती है। भारत तरफ जब आएगी तो इसका भारत में आने की पूर्व दक्षिण तिब्बत में इसको सियांग कहते हैं। भारत में यह नदी यांगयाब दर्रा से प्रवेश करती है या नामचा बरवा जो पर्वत श्रेणी है, जो कि हिमालय की पूर्वी चोटी है, सबसे पूर्वी चोटी है, वहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है। जब भारत में प्रवेश करेगी तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करेगी और इसका नाम दिहांग नाम से प्रवेश करती है। कई बार सवाल इसी पर यूपीएससी ने, अन्य स्टेट सर्विसेज ने पूछे हैं। उसके बाद इस नदी में दिबांग और लोहित नामक 2 नदियां आकर मिल जाती हैं। मिलने के बाद यह नदी जब असम राज्य में, असम घाटी में बहती है तो इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। जब असम घाटी में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। उसके बाद सादिया से लेकर धुबरी तक ये राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। सादिया से लेकर धुबरी तक ये नदी असम घाटी में बहती है। उसके बाद धुबरी के पास में हम लोग, उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो गारो पहाड़ी बगल में ये गोलपारा नामक स्थान से नदी जो है कहाँ प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को आपका कहा जाता है जमुना नदी कहा जाएगा। अभी बांग्लादेश में इसमें और प्रमुख सहायक नदी ऐसी आएगी, तीस्ता इसे मिलेगी, तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी रहेगी। एक और आएगी जमुनेश्वरी मिलेगी, तो तीस्ता जमुनेश्वरी मिलती है। उसके बाद उसके बाद ग्वालंदो नामक स्थान पर इसमें गंगा यानी पद्मा आके मिल जाती है। फिर नदी दोनों संयुक्त धारा और आगे बहती है। फिर मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी, जिसको कि बांग्लादेश में सुरमा या मेघना नदी कहते हैं, उसका वो नदी आके मिल जाती है। उसके आगे का जो डेल्टा है, मेघना का डेल्टा या पद्मा मेघना का डेल्टा या जमुना पद्मा मेघना डेल्टा के नाम से ये आपका तटों के किनारे एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, उसे कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा कहा जाएगा। तो ये हमने अभी रिवर के बारे में जो मैंने बातें बताई हैं, लगभग वो सब चीज़ें आपको मैटर में सब कुछ होगा, बस केवल आप इसको देखिए यहाँ पर, इसको कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा इसके अंदर चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो इसको पहले अब हम लोग हटा देते हैं, ठीक। अब हमारा पूरा का पूरा जो अटेंशन रहेगा ये देखिए, ये नदी अभी आई थी यहाँ से, कोई मतलब नहीं, बस ऐसे बना दे रहा हूँ। ये देखिए, ये नदी ऐसे बहती हुई आती है और ये देखिए ये जा रहे हैं। पहले समझिए, सब कुछ आप अभी तक पहले समझ चुके हैं। सांगपो, ये यारलंग झांगबो जियांग, यहाँ तक सियांग, उसके बाद यहाँ तक दिहांग, उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र, उसके बाद इसका नाम हो जाएगा जमुना। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इसके सहायक नदियों को जानने जा रहे हैं, उनके कम से कम नाम को पता होने चाहिए। और उनके सहायक नदियों में अगर हम लोग देखें, अगर उनको समझें कौन कौन सहायक नदियाँ इसकी हैं,
ये देखो, इसका नाम है दीबांग। सुनिए, ये दीबांग। और ये नदी है लोहित। ये और लोहित में एक नदी आके मिलती है, उसका नाम है दियोम। यानी कि हम लोग इसकी सहायक नदियां देखें और पहले देखें बाएं तरफ से, तो इसमें दिबांग, लोहित, और लोहित की सहायक नदी कौन है भाई? दियोम है। उसके बाद यहाँ देखिए ये नदी एक और जाके मिलती है, इसका नाम है बूढ़ी दिहंग। बूढ़ी दिहिंग, ये देखिए ये। उसके बाद एक नदी और आके मिलती है, ये नदी देखिए आते हैं, इस नदी का नाम है कपली, कपली। और एक यहाँ नदी और आके मिलती है, उसका नाम था धनश्री। इस नदी का नाम धनश्री है और इस नदी का नाम कपली है। इसी कपली के तट पर कामरूप नामक शहर है, कामरूप शहर स्थित है। ये देखिए, अब कोई अगर हम लोग देखें इसी चीज को जो हम लोग बना रहे हैं, थोड़ा ये देखिए, ऐसे अगर हम लोग समझें तो सबसे ये आपका जैसे इंडिया में आई ये दिबांग, वही चीज देखिए। अब थोड़ा यहाँ आपको और साफ सुथरा दिखेगा। लोहित, दियोम, ये बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग, धनश्री, कपली। ये देखिए, ये सारी नदियां जो आप देख रहे हैं सब किसकी, और यहाँ पर देखिए ये नदी का नाम है दिहांग। ये आप जो देख रहे हैं ये सारी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए भाई, सब ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं, ये नदी नहीं, ठीक। ये तो यहाँ इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये दिबांग। उसी तरह ये सब देखिए जो हम लोग देखे हैं, ये देखिए जब नदी बह रही है उसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। थोड़ा दाएं तरफ की सब नदियों के बारे में और नहीं आपको बहुत जानना, बस केवल आप एक सहायक जानने रहिए बस, कि आप बहुत बड़ी नदी पढ़ रहे ब्रह्मपुत्र, ये देखो सहायक है, ये नाम ना मिस हो इसलिए। अब ये कहाँ से निकलती, कहाँ बहती, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं, और जो होगा मैं खुद बता दूंगा आपको, ठीक। उसके बाद हम लोग और देखें जरा इसकी सहायक नदियों में, यहाँ से अगर पूरा तरफ देखें तो ये देखिए एक नदी है, इसे कहते हैं सुबनसरी। देखिए सुबनसरी नदी, ये। उसके बाद ये एक नदी है, इसको कहते हैं रंगो नदी, रंगो। फिर जिया भरेली, सब नदियां हैं, जिया भरेली। और इसी जिया भरेली नदी कहते हैं कामेंग रिवर, कामेंग रिवर, ये देखिए। फिर पगला दिया, फिर पुथुमारी, मानस, तिपकई, अमो और कालजनी। पहले ये देखिएगा भाई, ये नदियां क्रम से, ये देखिए जिया भरेली के बाद ये नदी हो जाएगी पगला दिया, ये नदी, ये पगला दिया नदी। ये नदी आप जो देख रहे हैं देखिए ये वाली नदी, ये नदी हो जाएगी पुथुमारी नदी, ये देखिए। फिर ये नदी हो जाएगी मानस नदी क्रम से। फिर तिपकई नदी, तिपकई, ये देखिए। फिर ये नदी अमो नदी, ये नदी हो जाएगी कालजनी, ये कालजनी नदी, ये हो जाएगा देखिए। और सिक्किम से एक नदी अभी आएगी, सिक्किम से निकलेगी और ये बांग्लादेश में जाके मिलती है, देखिएगा। ये सिक्किम से निकली बांग्लादेश, इसका नाम हो जाएगा तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम से आई है, देखिए भाई, ये सिक्किम से निकली है, सिक्किम पश्चिम बंगाल होते हुए जाती है, बांग्लादेश आ जाती है। एक और छोटी नदी रहेगी जमुनेश्वरी नदी, ये देखिए। फिर नदी जैसे और आगे बढ़ेगी उसमें आके यहाँ से
ये पद्मा नदी यानी गंगा नदी इसको हम लोग कहते हैं, पद्मा या गंगा। ये चांद, ये आपका ग्वालंदों में मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग देखें तो एक नदी और है जो ऐसे बहती हुई आती है, ये बराक नदी, ये नदी इसमें मिलती है। इसको यहाँ तो मेघना कहते हैं, मेघना, लेकिन जब निकली है तो यहाँ पे बराक कहते हैं। और बीच में ही नदी कहलाती है सुरमा नदी। देखिए ये मणिपुर के जापो पहाड़ी से निकल रही है, जापो पहाड़ी मणिपुर, ये। और उसके बाद मिलने के बाद ये जो डेल्टा बन जाएगा, ये डेल्टा देखिए जो बन रहा है, ये डेल्टा, यही कहलाएगा सुंदर वन का डेल्टा, सुंदर वन का डेल्टा। ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा, लगभग 9630 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला है ये। इसको देखिए, सुंदरी नामक मैंग्रोव वन के कारण, सुंदरी मैंग्रोव वन के कारण इसका नाम सुंदर वन का डेल्टा पड़ गया। देखिए कि भाई इसका नाम पड़ गया सुंदर वन का डेल्टा। ये जो डेल्टा है ये बंगाल टाइगर की शरण स्थली है। ये देखिए भाई बंगाल टाइगर शरण स्थली है। इसके अलावा 1973 में इसे टाइगर रिजर्व, इस पूरे क्षेत्र को टाइगर रिजर्व, 1984 में राष्ट्रीय पार्क ने नेशनल पार्क, और 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। समझिए अब कितना कुछ और जान गए आप। सोचिए जब हम इस क्लास को शुरू नहीं किए तब आप कितना जानते, अब धीरे कितना जान रहे हैं। अब इस नदी पे कुछ और लोग बोलने के लिए कह दे, बोले फिर से बोलिए इस बारे में, तो मैं देखो कैसे स्टार्ट करूंगा। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट आंग्सी ग्लेशियर से निकलती है। अब आप सब जान रहे हैं, पहले इसका उद्गम स्थल चेमयुंगडुंग ग्लेशियर था, लेकिन 2011 के बाद ये तिब्बत के बुरान काउंटी के थोड़ा उत्तर में हिमालय क्षेत्र के आपका ये आंग्सी ग्लेशियर से निकलती है। ये नदी लगभग 1100 किलोमीटर हिमालय के पैरेलल बहती है। 4000 मीटर ऊंचाई पर यह नौकागम क्षेत्र है। इस नदी को सांगपो या यारलंग झांगबो जियांग कहते हैं। सांगपो का अर्थ मैंने आपको बता दिया। भारत में मिलने के पहले, भारत में प्रवेश करने के पहले दक्षिण तिब्बत में इस नदी को सियांग नदी कहते हैं। भारत में यह नदी दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। यांग या दर्रे से, नामचा बरबा बगल से प्रवेश करती है। और जैसे भारत में प्रवेश करेगी उसके बाद कहानी ये शुरू करिए आप लोग, वहाँ तो मैं समझा चुका। जैसे भारत में प्रवेश करेगी तो इसमें बाएं तरफ से आपका, इसमें बाएं तरफ से दिबांग और लोहित नामक दो नदियां आकर मिलती हैं। उसके बाद आगे चलकर बाएं तरफ से बूढ़ी दिहांग, धनश्री और कपली जैसी महत्वपूर्ण नदियां इसमें आके मिलेंगी। और आगे चलकर ये तो भारत में, और बांग्लादेश में इसमें बाएं तरफ से मेघना या बराक या सुरमा नदी आकर मिलती है। ये तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदी आ जाएंगी। दाहिनी तरफ से क्रमशः सुबनसरी, रंगो, जिया भरेली, पगलादिया, पुथुमारी, मानस, तिपकई, अमो, कालजनी जैसी महत्वपूर्ण नदियां जो है ये आपका असम वाले क्षेत्र में इसमें जाकर मिलती हैं। उसके बाद मैं बताया था कि यह नदी जो है, स्थान का नाम था ये गोलपारा नामक स्थान नदी बांग्लादेश प्रवेश कर जाती है। और बांग्लादेश में सबसे पहले प्रमुख सहायक नदी आके मिलती है, तीस्ता नदी आके मिलती है। उसके बाद जमुनेश्वरी मिलती है। और आगे चलकर ग्वालंदो नामक स्थान पर इसमें एक बहुत बड़ी नदी जिसको हम लोग गंगा नदी कहते हैं और इसको बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, तो आगे गंगा या पद्मा आकर मिलती है। फिर दोनों संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और ये स्थान का नाम है चांदपुर नामक स्थान पर
इन दोनों संयुक्त धारा में मेघना नदी आ जाती है। आगे जाके डेल्टा को मेघना का डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या पद्मा जमुना का डेल्टा या जो भी कहा जाए, डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ये आपके सामने आ जाए। इसी डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, देख लीजिएगा, लगभग 960 किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ डेल्टा है, जिसको हम लोग देख रहे हैं। सुंदरी वन के कारण हम लोगों ने देखा। और अगर हम लोग देखें तो ये जो हुगली नदी, अभी आप लोग देखेंगे, हुगली से मेघना के बीच में डेल्टा फैला है लगभग 260 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं, लगभग 260 किलोमीटर ये जो मेघना का है और ये हुगली के बीच लगभग 260 किलोमीटर क्षेत्र, मतलब लंबाई में डेल्टा फैला हुआ है। ये मैंने आपको एरिया बता ही दिया है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। इसमें बंगाल टाइगर, इसको कब नेशनल पार्क घोषित किया गया, कब इसको जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, कब इसको यूनेस्को ने शामिल किया, ये हमने बता दिया। तो ये मैंने अभी आपको इसके बारे में कुछ बातें बताएं। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, जहाँ पर इस नदी में लोहित नदी मिलती है और इधर से सुबनसरी नदी आगे चल के मिल जाएगी, उसी के पास में इस नदी में एक द्वीप है, उसे कहते हैं माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। तो यहाँ पर क्या है, इतनी नदियाँ आके मिलती हैं तो एक गुम्फित जलमार्ग बन जाता है, उनके बीच सारी जो मिट्टियाँ आएंगी उनसे एक द्वीप बन जाता है। तो और सारे द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन यहाँ पर है, माजुली द्वीप। तो आज के बाद कोई पूछे माजुली द्वीप किस राज्य में है, देखो तो असम में है। और इस माजुली द्वीप को देखिएगा भाई, इसको असम की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। असम की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी माजुली द्वीप को असम की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और 2016 में यह द्वीपीय जिला भी घोषित हो चुका है। द्वीपीय जिला घोषित, मतलब ये अपने आप में माजुली वहां पर एक द्वीपीय जिला 2016 में घोषित हो गया है। तो माजुली द्वीप पूरे एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। पूरे एशिया में इससे बड़ा नदी द्वीप कोई नहीं है माजुली द्वीप। शुरुआत में जो इसका एरिया था, देखिएगा, वो 1250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था। अब ये घट के 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रह गया है। तो आजकल के पीछे माजुली द्वीप किस नदी पे है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में है, असम में। इसको असम की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। भारत का तो है ही, पूरे एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। पूरे एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा माजुली द्वीप। इसकी शुरुआत क्षेत्रफल लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर था, वर्तमान में 650 किलोमीटर रह चुका है। 2016 में एक द्वीपीय जिला घोषित किया जा चुका है माजुली द्वीप। इसके बारे में कभी आए तो देख लीजिए। जहां पर ब्रह्मपुत्र यानी कि दिहांग, ब्रह्मपुत्र, लोहित और सुबनसरी मिलती हैं, उसी क्षेत्र के आसपास इस द्वीप का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग माजुली द्वीप कह लेते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने ये चीज़ देख ली है। अब हम लोग इसमें थोड़ा इस चीज़ को ऐड ऑन और कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसके बारे में जान गए, थोड़ा सा उसके बारे में जान जाएंगे। तो ये देखिए, हमारा जो पूरा तंत्र जो हम लोग देख रहे हैं, इस तंत्र को हम लोग नाम देंगे। इसका हम लोग नाम रहेगा, उसका नाम रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो चीज़ मैंने बोला है, लिखा है, वो सारा कुछ मैटर में है। बस आपको इसी मैप पे बार बार फोकस करना है। ये वाला जो तंत्र है, इस पे आपको फोकस करना है। और उस चीज़ को जब आप देखेंगे तो आप आसानी से इस पूरे टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेंगे। इसमें दो नदियाँ जिनको थोड़ा और पढ़ना है, एक देखिए तीस्ता और ये बराक। थोड़ा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर हमारे तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तीस्ता। तीस्ता नदी, देखिए भाई, तो ये मैंने कहा था आपसे, आप समझ गए होंगे। ये बांग्लादेश है, ये यहाँ से, ठीक, यहाँ से एक नदी निकल रही है, ये इसमें आके मिल रही है। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। सबसे पहली बात कि उद्गम स्थल देखिए, इसका उद्गम स्थल है चोल्यामू झील। आप लोगों ने पढ़ा है, भारत की सबसे ऊंची झील का नाम है चोल्यामू झील। वरना इसको पढ़ेंगे आगे चल के। चोल्यामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है सॉरी, जो कि सिक्किम में है। और वहीं से एक नदी निकलती है, इस नदी को कहते हैं क्या भाई, तीस्ता नदी। उसके बाद ये नदी आगे बहती हुई देखो आती है, उसके बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये बंगाल होते फिर बांग्लादेश पहुंच जाती है, ये नदी ऐसे आ जाएगी। तो ये आपका
2 राज्यों में बहती है तीस्ता नदी। कौन कौन भाई? सिक्किम। देखो पहली बात सुनिए, इसका उद्गम स्थल समझिए बात को एक एक आराम से, तब और क्लियर होगा, नहीं तो पहले आप देखिए उद्गम स्थल क्या है। आप कहेंगे चोल्यामू झील। कहाँ है भाई? ये सिक्किम में। तो तीस्ता मुख्यतः सिक्किम की मुख्य नदी है, इसलिए तीस्ता नदी के बारे में देखिए एक बात और कहते हैं, इसको सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। सिक्किम की जीवन रेखा। तो तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी सिक्किम के साथ साथ देखिए भाई, सिक्किम और पश्चिम बंगाल होते हुए, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होकर बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश जाती है। ये देखिए, आपको पता है बांग्लादेश में ये नदी किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र की। इसके मतलब आज के बाद कोई पूछे तो तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कई बार तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये हम लोग देखें, देखो कि हम किस में मिल रही है? ये ब्रह्मपुत्र है, इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता हो जाएगी। इस तीस्ता की कुछ सहायक नदियां भी हैं, देखो जैसे रंगित। ये देखिए रंगित, ये राथोंग ग्लेशियर से निकली है। राथोंग ग्लेशियर ये भी सिक्किम में है, जब ग्लेशियर पढ़ाया गया था आपको। तो यहाँ से रंगित इसकी सहायक नदी है। रांगपो इसकी सहायक नदी है, देख लीजिएगा। सेवक इसकी सहायक नदी है, तीस्ता की है। तीस्ता थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो रंगित है, रांगपो है, देख लीजिएगा। सेवक है इसकी सहायक नदी। संगीत है, ठीक, संगीत इसकी सहायक नदी है। लाचुंग इसकी एक सहायक नदी लाचुंग है। क्योंकि अब तीस्ता आप पढ़ रहे थे, थोड़ा सा हम लोग और देख सकते हैं। लेकिन आप लोग तीस्ता की सहायक नदी देखिए तीस्ता की सहायक नदी। कभी कोई आपसे सवाल पूछे, तीस्ता तो खुद ब्रह्मपुत्र की है, लेकिन तीस्ता की सहायक नदियों में रंगित सबसे प्रमुख है, रांगपो है, ये देख लीजिए भाई। सेवक है, नदी है। संगीत नदी है, ये देखिए। लाचुंग नदी है। रांगजो नदी है। ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हो जाएंगी आज के बाद? तीस्ता की। तो अब आपको तीस्ता के बारे में अगर बताना हो तो आपके पास काफी कुछ प्लेटफॉर्म मिल चुका है कि तीस्ता नदी। और कब कहते हैं तीस्ता? पहले कभी गंगा मिलती थी, लेकिन अब तीस्ता किसकी सहायक नदी हो गई? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। तो तीस्ता नदी सिक्किम में, जो भारत की सबसे ऊंची झील चोल्यामू झील के निकट से निकलती है, सिक्किम में, मुख्यतः सिक्किम में प्रवाहित होने की वजह से इसे सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। उसके बाद यह नदी पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है, और बांग्लादेश में यह नदी जो है ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली ये पहली सहायक नदी है, जिसका नाम है तीस्ता, जो बांग्लादेश में जाके मिलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र मिलने वाली ये पहली सहायक नदी है तीस्ता। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीस्ता को हम लोग सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। रंगित, रांगपो, सेवक, संगीत, लाचुंग, ये सब जो है जब देख रहे हैं, ये सब नदियां तीस्ता की सहायक नदी है। और इसी तीस्ता के जल के बंटवारे को लेकर आप समझ सकते हैं, सिक्किम से निकली है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है। तो 3 जगह 3 लोगों से विवाद है। पश्चिम बंगाल, यानी अगर हम लोग देश का विवाद देखें तो तीस्ता विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में रहेगा। पहले हम लोग देख लेते हैं। ये 1950 की जब इस पे तीस्ता जल विवाद के बारे में डिस्कशन हुआ, तो भारत चाहता था कि इस जल का लगभग 52% हिस्सा हम प्रयोग करें और 48% 48% दे दें बांग्लादेश को। लेकिन बांग्लादेश कहना है कि नहीं, पहले जो इस जल का है उसका 20% हिस्सा तो हमारे लिए मुक्त कर दीजिए, उसके बाद जो बचता है 80% उसमें आधा आधा कर लेने। वो चाहता है कि भारत को 40% देना और खुद 60 लेना, लेकिन हम चाहते हैं हम 52 ले 48 दे। इसे विवाद कहा जाता है आपका तीस्ता नदी जल विवाद। तो कम से कम कभी कुछ पूछे तो आप बता सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा तीस्ता नदी। इसके बारे में जो बेसिक जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये चीज़ें सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मध्य बॉर्डर भी कुछ क्षेत्र में बनाती है। तो देखिए भाई, अब हम लोगों ने तीस्ता के बारे में देखा।
अब तीस्ता पे देखिए दो तीन मैंने हमने देख लिया तीस्ता में कुछ बातें और इस तीस्ता में समझिए कि जो जलपाईगुड़ी शहर है, देखिए जलपाईगुड़ी शहर, कलिम्पोंग, ये देखिए ये सब तीस्ता नदी पर ही बसे हुए हैं। तो आज के बाद कोई पूछे जलपाईगुड़ी या कलिम्पोंग किस शहर नामक शहर किस नदी पर है, वो तीस्ता नदी है। और जो तीस्ता की प्रमुख सहायक नदी थी भाई वो रंगित थी, और रंगित को पता है आपको कि वो राथोंग ग्लेशियर से निकलती है। तो इसके बारे में थोड़ा हमको जानकारी ये रहनी चाहिए। तीस्ता जो है पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम दोनों के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। देखिए भाई सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य आपका सीमा भी बनाती है कौन, तीस्ता। तो तीस्ता पे हमें बहुत कुछ देखो जानकारी मिल गई। ये नदी निकलती कहाँ से है, अगर हम लोग बात करें तीस्ता पे तो तीस्ता नदी आपको पता है कि मनिचोलामू झील से निकलती है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम होते हुए पश्चिम बंगाल बॉर्डर बनाते हुए आती है, बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। बांग्लादेश में मिलने वाली सबसे पहली नदी आपका ब्रह्मपुत्र में जो दाहिनी तरफ से कौन है, वो तीस्ता ही है। तीस्ता बांग्लादेश की ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो जाएगी। फिर जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग नमक महत्वपूर्ण शहर तीस्ता नदी के तट पर हैं। तीस्ता नदी को आपका सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। इन सब क्लब ने बताया था वो रंगित हो, चाहे वो रांगपो हो, चाहे वो रांगजो हो, चाहे वो आपका सेवक नदी हो, चाहे संगीत नदी हो, चाहे लाचुंग नदी हो, सब इस तीस्ता की सहायक नदियाँ हैं। तब जाके हमारा टॉपिक है तीस्ता कंप्लीट होगा। ठीक, उसके देखिए एक नदी और है, हमने ये देखा था और ये ऐसे आया था। ये देखो ये तीस्ता नदी बहती है, ये इसमें आके गंगा मिलती है। गंगा जहाँ मिल रही है सुनिएगा, वो स्थान का नाम है आपका ग्वालंदो। उसी तरह एक नदी है देखिएगा, पहले ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसका नाम है जापो पहाड़ी। देखिए इसका नाम है जापो पहाड़ी और यह मणिपुर में है। कहाँ पर है भाई, मणिपुर में। और इस पहाड़ी से एक नदी निकल रही है, देखिए ये नदी निकली और निकलने के बाद फिर ये देखिए असम होते हुए उसके मेघालय होते हुए ये नदी जाके मिलती है किस नदी में, ये ब्रह्मपुत्र यानी गंगा। यहाँ पर देखो भाई ये इस तरह समझो, ये बांग्लादेश है पूरा। ये जब यहाँ आई थी इसका नाम था जमुना, बताया गया है आपको। इसको गंगा को हम लोग कहते हैं पद्मा। दोनों कहाँ मिली हैं, ग्वालंदो नामक स्थान पे दोनों मिली हैं। दोनों संयुक्त धारा आगे बहती हुई जा रही है। इस स्थान का नाम है चांदपुर। देखिए इसका नाम है चांदपुर। और यहाँ पर एक नदी देखिए जो बह के आ रही है, जो नदी निकलती है इस नदी का नाम है बराक नदी। देखिए नदी का नाम है बराक नदी। उसके बाद नदी जब ये असम में और असम के मैदानी भागों में देखो नदी बहेगी, तो ये है लखीपुर और ये है भंगा। ये देखिएगा लखीपुर भंगा के बीच में लगभग ये देखिए 121 किलोमीटर लंबा, ये देखिए लखीपुर भंगा के बीच में लगभग 121 किलोमीटर लंबा देखिए ये राष्ट्रीय जलमार्ग, जिस तरह नेशनल हाईवे होते हैं वैसे एक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6। और ये घोषित हुआ है 2013 में। 2013 में आपका इसका बिल आ चुका था शिपिंग डिपार्टमेंट की तरफ से राज्यसभा में। तो इस तरह समझ सकते हैं। तो कोई आज के बाद कोई बोले तो बराक रिवर में ऑलरेडी, जिस तरह हम लोग थे ब्रह्मपुत्र में, जब हम लोग जब ब्रह्मपुत्र पढ़ रहे थे देखिएगा, तो यहाँ से सादिया से लेके धुबरी तक, ये देखिए ये सादिया से लेके धुबरी तक, ये सब जब आप लोग वाटरवे पढ़ेंगे तब हम लोग परिवहन में पढ़ेंगे। जैसे गंगा में आप लोग पढ़ते हैं तो इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक,
राष्ट्रीय वाटर मार्ग है, उससे देखिए सादिया से लेकर धुबरी तक है। और सेम ऐसे ही यहाँ देखिए कहाँ से है, लखीपुर से लेकर भंगा तक। तो बराक नदी इसीलिए फेमस है। कोई आज के बाद कोई पूछे कि बराक नदी आपका ये जो लखीपुर से लेकर भंगा तक जो राष्ट्रीय जलमार्ग छठा घोषित किया गया है वो किस नदी पर है, तो आप आज कह देंगे बराक नदी पर है। और राज्य देखिएगा वो राज्य असम में है, असम में स्थित है भाई। ये देख लेते हैं कब बना है, 2013 में घोषित हुआ। मतलब कब इस पे देखिए बिल आया, 2013 में। तो ये हम लोग देखें। अब यही देखिए जब नदी आगे आएगी तो आगे तक देखिए मेघालय में आएगी, और मेघालय में जो चेरापूंजी और जो मौसिनराम वो पूरे बेसिन से बहती आती है। तो अगर हम लोग देखें तो मेघालय में चेरापूंजी और मौसिनराम यानी कि खासी पहाड़ी अगर हम लोग देखें कि आसपास से नदी बेसिन से नदी बहती हुई चली आती है। उसके बाद जैसे नदी देखिएगा, ये नदी जैसे ही बांग्लादेश में गई तो इसका नाम पड़ गया सुरमा नदी, सुरमा नदी। यानी बांग्लादेश में इस नदी को प्रवेश करते ही अभी यहाँ तक ये बराक नदी जानी जा रही है। और जिस तरह से बांग्लादेश में जाते हुए आपको ब्रह्मपुत्र को जमुना, गंगा को पद्मा, तो वैसे ही बराक नदी को यहाँ पे सुरमा नदी कहा जाएगा। और यही नदी देखिएगा थोड़ा सा और जब आगे जाएंगे तो भी इसमें एक सहायक नदी मिलेगी, खुशियाँ। इस जगह का नाम है भैरव घाट। देखिए इस जगह का नाम है भैरव घाट, और भैरव घाट में सुरमा नदी पर एक नदी मिलती है। इस नदी का नाम है खुशियाँ नदी, खुशियाँ। उसके बाद ये नदी का नाम पड़ जाएगा मेघना। देखिए भैरव घाट के बाद इस नदी का नाम पड़ जाएगा मेघना, और मेघना नाम से आगे नदी बढ़ती है और चांदपुर में ये मिल जाती है। आपका देखिए जो संयुक्त धारा बढ़ के आगे आई है, ये तो आपके सामने पद्मा जमुना जो संयुक्त धारा है उसी नदी में मेघना मिल जाएगी। और उसके बाद यही मैंने कहा डेल्टा का निर्माण होता है, जिस डेल्टा को हम लोगों ने कहा था, ये देखिए ये मेघना। और इसी डेल्टा को फिर आगे मुख्तलिफ नदी को मेघना ही कह देते हैं। मतलब दोनों धाराओं को भी मेघना, लेकिन कहीं पर पद्मा मेघना लिखा रहा है, जमुना मेघना, तो वही मतलब है। आगे चल के इस नदी का नाम मेघना ही पड़ जाता है मेघना मिलने के बाद। और मेघना के बाद ये डेल्टा कहलाएगा सुंदरवन का डेल्टा। मैंने बता चुका हूँ कि सुंदरवन का डेल्टा विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 9,630 किलोमीटर है। अगर हम लोग डेल्टा पे देखें, इस डेल्टा पे तो ये आपका मेघना नदी, ये देखिए, और ये हुगली नदी। तो ये देखा जाए तो दो नदियों के बीच डेल्टा स्थित है, हुगली और मेघना। और ये दूरी लगभग 206 किलोमीटर है भाई, देख लीजिए। अगर हम लोग इसका एरिया देखें तो सुंदरवन का जो डेल्टा है इसका एरिया लगभग 9,600 में बता चुका हूँ इतना किलोमीटर है। इस पर डिस्कशन हो ही चुका है। सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। इसमें लगभग 70% भाग यहाँ का लवड़ी भाग है, साल्टी भाग है। यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ, सुंदरी नामक मैंग्रोव वनस्पति के कारण इस डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे बंगाल टाइगर, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ का निवास स्थल है। ये देखिएगा भाई, वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती है, बंगाल टाइगर यहाँ पाया जाता है। इन सब के अलावा 1973 में इसको टाइगर रिजर्व, 1984 में इसको जो है सुंदरवन के डेल्टा को नेशनल पार्क, 1987 में इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो ये कहलाएगा आपको। तो ये पूरा जो नदी देखिए आप कहलाएगी बराक नदी। अब बराक नदी में कोई सवाल है तो अब आप बता सकते हैं। एक बार सवाल कि बराक नदी का उद्गम स्थल है, तो उसके बाद राज्य ऑप्शन विकल्प में रहे, मान लीजिए नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। कौन पहाड़ियां थी, जपो पहाड़ियां थी। वाटरवे नंबर 6 लखीपुर से भंगा जो 121 किलोमीटर किस नदी पर है, बराक नदी पर। किस राज्य में है, असम में। बराक नदी को बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं भाई, सुरमा। कहां से कहां के बीच में मेघना कहलाती है, तो भैरव घाट से लेकर चांदपुर के बीच में इसको मेघना कहते हैं। उसके बाद ये डेल्टा का निर्माण कर देती। तो ये हमारा कहलाएगा टोटल। ये देखिए, और मैंने आपको देखिए एक नदी और बताया था, कपली नदी। देखिए कई बार पूछा गया, कपली, इसके तट पर कामरूप बसा हुआ है। तो कपली नदी के तट पर कामरूप बसा हुआ है, एक महत्वपूर्ण शहर है आपका कपली नदी है, उसके साथ पे कापली। ये एक बार पूछा गया है। उधर से एक नदी देखिए कि हम लोग जो देखेंगे इसमें एक नदी ऐसे आके मिलती है, थोड़ा सा ये दो लाइनें जो और है कम से कम, संकोश रिवर। मैंने बताया संकोश रिवर, ये भूटान के बगल से आती है। तो ये देखिएगा संकोश जो रिवर है ये असम और अरुणाचल प्रदेश, असम
एवं अरुणाचल प्रदेश और असम और भूटान, सॉरी अरुणाचल प्रदेश और भूटान, अरुणाचल प्रदेश और भूटान के मध्य सीमा बनाती है। कभी सवाल पूछ ले, अरुणाचल प्रदेश और भूटान एक देश है, उनके मध्य से संकोश नदी आती है। संकोश प्रोजेक्ट भी है, जब लोग पढ़ेंगे तो इस तरह के सवाल पर संकोश की सहायक नदी मैंने आपको पढ़ाया, वहाँ पर देखिए आपको तो जो कुछ नदियों के बारे में कुछ जानना है, संकोश रिवर के बारे में थोड़ा हमने बता दिया, बॉर्डर बनाती है। कामरूप कपली के तट पे कामरूप, बराक डिटेल में पढ़ना था, आपका 30 तक डिटेल में पढ़ना था, वो हम लोगों ने देख लिया। और इस तरह से हमारा ये तंत्र जो है पूरा कंप्लीट होगा। इस तंत्र को कहा जाएगा हम लोग ब्रह्मपुत्र सॉरी नदी तंत्र। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, चूंकि अभी मैं यहाँ पढ़ा दूंगा तो फिर आपके लिए वो वीडियो का फिर मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग पढ़े, थोड़ा भले हमारी क्लास सिस्टर रहे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिक्कत ये है कि अब हमारा अगला तंत्र रहेगा गंगा नदी तंत्र। वो खुद अपने आप में लगभग 1.5 घंटे का प्रोजेक्ट है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें अगर हम लोग देखें एक मोटा मोटा समझने के लिए, ताकि ये गंगा नदी ऐसे, ये उसके बाद उसकी सहायक ये यमुना नदी, ये देखिए, फिर यमुना की सहायक चंबल, बेतवा, केन, चंबल की सहायक बनास, काली सिंध, नीवज, पार्वती, ये सब। उसके बाद गंगा की एक सहायक नदी और आएगी, देखिएगा टोंस नदी कहीं मिलेगी जाके, फिर कर्मनासा नदी कहीं मिलेगी, फिर कहीं ऐसे घूम के पहुंचेगी सोन नदी कहीं मिलेगी। ये सब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये तो यमुना है, ये हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे यमुना। ये आपका चंबल है, ये देखिए, ये बेतवा है, चंबल इटावा में, बेतवा हमीरपुर में। ये आपका देख रहे हैं केन है, ये केन बांदा में चिल्ला के पास में। ये टोंस है इलाहाबाद के नज़दीक, टोंस है तमसा नदी। ये आपका कर्मनासा नदी है जो कि आपका चौसा के पास मिलती है। ये सोन नदी है जो पटना में आके मिलती है। ये देखिए, ये सारी नदियाँ गंगा में भी रहेंगी और यमुना में भी अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये टोंस है, ये गिरी है, ये आसन है, ये सारी नदियाँ यमुना में भी हैं। ये आपका बंदर पूछ नामक स्थान बगल में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये गोमुख के बगल में आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा। गंगा जब लोग पढ़ेंगे, पहले इसमें भिलंगाना आके मिलेगी, फिर यहाँ इसमें आके मिलती है अलकनंदा। अलकनंदा में धौली गंगा, विष्णु गंगा मिलती है। उसके बाद फिर नंदाकिनी नंद प्रयाग में मिलती है, विष्णु प्रयाग हो जाएगा, नंद प्रयाग हो जाएगा। फिर ये देख लीजिएगा भाई, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में मिलेगी, और मंदाकिनी नदी रुद्र प्रयाग में मिलेंगी, दोनों आपस में मिल जाएगी देव प्रयाग में। और देव प्रयाग के पहले गंगा को भागीरथी कहते हैं, उसके बाद यहाँ से नाम इसका गंगा पड़ जाता है। ये सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कल के वाले वीडियो में। उसके बाद अगर हम लोग देखें उसके वीडियो में आगे हम लोग क्या क्या थोड़ा देखना है, ये ऐसे एक नदी हम लोग देखेंगे राम गंगा नदी। उसके बाद फिर हम लोग एक नदी देखेंगे, ये नदी देखिए बरुड़ा नदी, गोमती नदी। उसके बाद हम लोग देखेंगे घाघरा नदी। घाघरा के बाद ये देखिए शारदा नदी, दोनों आपस में मिलते शारदा घाघरा नदी। फिर हम लोग ये गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी। अंत में मैंने कहा ये देखिए चली गई बांग्लादेश में, इसका नाम पड़ गया पद्मा। और जहाँ जाएगी उसके पहले यहाँ से एक नदी हम लोग और देखेंगे, उस नदी का नाम रहेगा हुगली नदी। अभी इस हुगली में नदी एक आके मिलेगी, उस नदी का नाम रहेगा दामोदर नदी। तो दामोदर हुगली की सहायक रहेगी, ये दामोदर है और ये नदी हुगली नदी है, ये देख लीजिए ये। और उसके बाद यहाँ नदी इसको पद्मा कहेंगे। पद्मा हम लोग पढ़े हैं अभी, यहाँ आके जमुना मिलती है, फिर यहाँ आके मेघना मिलती है, आपने आगे पूरा देखा ही है। तो कल का जो हमारा है ये सारी नदियाँ हैं, देखिएगा ये हमारी राम गंगा है, ये क्रम से बरुड़ा है, क्रम से हैं, ये क्रम से गोमती है, ये घाघरा है, ये गंडक है, ये कोसी है, और ये भारत में सबसे अंतिम नदी है, उसका नाम है महानंदा, जो सबसे अंतिम मिलती है भारत में, महानंदा। तो कल इस पूरे तंत्र को पढ़ेंगे
थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 1-1.5 घंटे का, लेकिन इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तक, क्योंकि हमको एक ही बार में कंप्लीट भी करना है। जैसे आज हम लोग छोटा था, हम लोग छोटा में कंप्लीट कर लिए, ताकि आपके लिए मैटर जो रहे या वीडियो रहे उसका अहमियत बना रहे, बीच बीच में लिंक नहीं होना चाहिए। तो कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं गंगा नदी तंत्र, उसको हम लोग देखते हैं। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक। बाकी हम लोग वीडियो कल देखते हैं। धन्यवाद।